आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर क्योंकि पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 था, अब शायद न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 है, बायनोमियल थ्योरम। तो क्योंकि चैप्टर का नंबर तो फिर भी आगे पीछे हो सकता है, मेन चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। क्लियर है? बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। छोटा इसलिए है क्योंकि केवल एक एक्सरसाइज है हमारे सिलेबस के अंदर। अब पहले दो तीन साल पहले तक होती थी, इसके अंदर 2 एक्सरसाइज थी, मिसलेनियस भी थी। अब केवल एक एक्सरसाइज है, लगभग 14 क्वेश्चन है, और फिर वही के उसी टॉपिक के ऊपर एक मिसलेनियस है, उसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2-3 वीडियो में काम पूरा हो जाएगा। आज शुरू करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो एक एक्सरसाइज हैगी, तो इसी का इंट्रोडक्शन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे उसके, और उसके बाद एक्सरसाइज, और फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन। राइट है? तो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो यही है कि ये क्लास 11th में आपको 4-5 नंबर देगा। एक तो ये इम्पोर्टेंस है। दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली आ जाती है। और उसके बाद भी अगर आप बीएससी करोगे और अगर आप बीटेक करोगे, तो उसमें जब जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन आता है, लेबनिज थ्योरम का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, लेबनिज थ्योरम के यूज से करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन यूज होता है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन को करेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा ना आपको कि बायनोमियल थ्योरम होते क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका कहाँ यूज होने वाला है आगे चल के। राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम समझते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। क्या मतलब, क्या है बाइनोमियल थ्योरम वर्ड का? तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू, और नोमियल मतलब क्या होता है? ट्रम। तो टू ट्रम, दो ट्रम वाली थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मींस दो ट्रम वाली थ्योरम। क्लियर है? बाइनोमियल थ्योरम मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? दो ट्रम वाली थ्योरम। और यहाँ पर हम इन दो ट्रम को एक्सपेंड करेंगे, तो हम बोलेंगे दो ट्रम को एक्सपेंड करने वाली थ्योरम। दो ट्रम के एक्सपेंशन की थ्योरम, दो ट्रम के एक्सपेंशन की थ्योरम। अब क्या मतलब है इसका? अभी मैथमेटिक्स की बात करेंगे थोड़ी देर में। तो दो टर्म के एक्सपेंशन वाली थ्योरम, ये राइट? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दो टर्म के एक्सटेंशन वाली थ्योरम, यानी कि इसको हमने क्या बोल दिया? बाइनोमियल थ्योरम। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो दो टर्म के एक्सटेंशन वाली थ्योरम मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम। राइट है? इसका क्या मतलब समझते हैं इधर। तो दो टर्म का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कभी जिंदगी में दो टर्म लिखी हुई है, ए और बी, ए प्लस बी, दो टर्म हो गई, और इसकी अगर होल पावर 1 है, जैसे लिखा था, तो इसका मतलब तो केवल ए प्लस बी की होल पावर 1 मतलब ए प्लस बी रहता है। भाई ए प्लस बी की पावर 1 का मतलब तो ए प्लस बी रहता है ना। क्लियर है? अगर ए प्लस बी की पावर हम 2 कर दें कभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी हमको याद है, ये भी हमको याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर हम कभी a प्लस बी का होल क्यूब कर दें, होल क्यूब कर दें, होल क्यूब, तो ये भी हमको याद है, a क्यूब और प्लस बी क्यूब। क्लियर है? ए क्यूब प्लस कितना? बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमने याद किया था कभी क्लास 7th में या 8th में। अब एक काम करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को ना, अगर मैं इनकी भी मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करके और एक्सपेंशन फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो ध्यान समझो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। समझ में आया ना क्या किया मैंने? जो भी ब्रैकेट लिखा था उसकी मल्टीप्लाई कर दी, और ए की डिसेंडिंग पावर में लिख दिया। पहले ए का क्यूब, फिर ए स्क्वायर वाला, फिर ए, और फिर बिना ए वाला। अगर कभी जिंदगी में ए प्लस बी पावर 4 आती है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना? या फिर अगर चाहो तो आप ए प्लस बी का जो होल क्यूब आया था, ये की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में कर सकते हैं, तो भी हम किसी ना किसी तरह इसको निकाल ही लेंगे। मतलब मेरा कहना है ये। अगर कभी ए प्लस बी की पावर 5 आए, तो थोड़ा सा टिपिकल तो है हमारे लिए, प्रॉब्लम तो खड़ी कर देगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा। लेकिन हम इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करें, भैया ए प्लस बी का होल क्यूब खोल दो पहले, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इस जुगाड़बाजी को भी हम जुगाड़बाजी करके निकाल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का है, इसको भी हम लोग कभी ना कभी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बहुत ही लफड़े वाला काम है। और अगर कभी a प्लस बी पावर 6 आता है,
ए प्लस बी पावर 7 आता है, राइट है, ए प्लस बी पावर 8 आता है। तो अब हमारे लिए बहुत ही समस्या वाला काम हो जाएगा। और अगर इसको मैं और बड़ी कर दूं, अगर मैं इस पावर को और बड़ी कर दूं, फिर तो हमारे लिए और ज्यादा समस्या वाला काम ये हो जाएगा। तो इन बड़ी पावर के एक्सटेंशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का क्या कहते हैं कि जन्म हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया ना भाई, 1 पावर 2 पावर 3 पावर तक तो हमको याद होते हैं फॉर्मूले, और 4 5 6 7 8 बड़ी पावर 10 पावर आ जाए, 20 पावर आ जाए, 50 पावर आ जाए, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम सीखनी है। तो ठीक, शर्त ये है कि टर्म 2 होनी चाहिए अंदर, और ऊपर की जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो वैसे मैं आपको सब बातें लिखाऊंगा अभी आगे आगे, तो इसलिए कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, अंदर टर्म 3 नहीं होनी चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम कब काम करती है, जब हमारे पास 2 टर्म होंगी। ठीक, वो थ्योरम क्या है अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको इसका यूज बताया कि यूज क्या है, क्यों है, क्या करना चाहे, हम करेंगे क्या, हम चैप्टर में 2 टर्म का एक्सटेंशन करेंगे हाईएस्ट पावर के लिए। 2 पावर तक 3 तक तो हमको याद होते हैं। अब सुनो, इसका थोड़ा सा लिंक पिछले चैप्टर से भी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी है, ज्यादा नहीं है। सिर्फ कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एनसीआर का फॉर्मूला बताया गया था, ध्यान करो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल कितना था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला था एक और, एनसीआर को हम शॉर्ट में अगर चाहें तो एनसी एन माइनस आर लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला कब लगाना है कब नहीं लगाना ये मैंने आपको समझाया हुआ है कॉम्बिनेशन में। फिर एक फॉर्मूला था NC0 की वैल्यू 1, फिर एक फॉर्मूला था NCN की वैल्यू 1, फिर एक फॉर्मूला था NC1 की वैल्यू n। तो ये सब फॉर्मूले कॉम्बिनेशन के आपको याद होने चाहिए, और आपको NCR को सोल्व करने के हर तरीके जो मैंने आपको वहां पर बताए थे, शॉर्ट तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कैसे कर सकते हैं, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी बातों को नोट करेंगे, और अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सटेंशन क्या होता है। क्लियर है? तो क्या होता है ये बाइनोमियल एक्सटेंशन, आइए देखते हैं। तो अगर हमारे पास a प्लस बी कोई भी 2 टर्म है, ये 2 टर्म कुछ भी हो सकती है अंदर की, और इसकी जो होल पावर है वो कितनी है, मान लो n। ठीक है, इसकी जो होल पावर है वो कितनी है n, तो a प्लस बी की पावर n, तो बन गया ना बाइनोमियल। अंदर 2 टर्म है ना, तो बाइनोमियल, और पावर n मतलब स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 पावर हो, 8 पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो उसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे ये हमको यहाँ पर सीखना है। अच्छा, ये फॉर्मूले आप लोगों को एक बार मैनेजर लिख दिए हैं, क्योंकि इनकी सबकी जरूरत यहाँ पर हमको पढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं a प्लस बी की पावर है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है NC0 a की पावर n इंटू बी की पावर 0। बहुत ध्यान सुनना है मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। a प्लस बी पावर n की वैल्यू क्या होगी, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, NC0। ये NC0 कौन सा है, यही वाला NC0, a की पावर n यानी कि पहले टर्म की पावर n और दूसरी की पावर 0, पहले टर्म की पावर n इंटू बी की पावर 0, प्लस लगा के अब लिखना है NC1, मतलब यहां पर NC0 था ना, तो NC1, और a की पावर जो भी यहां पे है उससे एक कम कर देना, मतलब n माइनस 1 इंटू बी की एक बढ़ा देना, प्लस, फिर प्लस लगाओगे NC2, a की पावर एक और कम कर देना, n माइनस 2 बी की पावर 2, प्लस NC3 इंटू ए की पावर n माइनस 3 बी की पावर बढ़ा देना 3। और एक कब तक चलेगा, कब तक, डैश डैश लगा के कब तक चलेगा, जब तक कि NCN इंटू ए पावर 0 और बी पावर n ना आ जाए। ठीक, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। थोड़ा लंबा सा है, बड़ा सा है, हमको याद करना पड़ेगा। फिर देखेंगे एक बार, a प्लस बी की होल पावर n मतलब NC0, देखो ये देखने में बड़ा है, बहुत इजी याद करना, NC0 a की पावर n b की पावर 0, राइट। अब हमने देखो पहले क्या किया, NC0 के बाद यहाँ NC1 आया, अगले में NC2 आया, अगले में NC3 आया, कंटिन्यू कब तक, जब तक NCN ना आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, जो पहला टर्म है ना इंटू में a की पावर n, फिर a की पावर एक कम करोगे, फिर एक और कम करोगे, a की पावर एक और कम करोगे, और कब तक, जब तक a की पावर 0 वाली टर्म ना आ जाए। फिर b की पावर 0 से स्टार्ट की मैंने, b की बढ़ाई, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, और b की पावर जब तक n ना आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को याद रखने की कुछ तरीके बताऊंगा मैं आपको, वैसे तो खैर बहुत इजी है, सिर्फ पहला टर्म याद रखना है, इसको देख के आगे टर्म खुद लिख सकते हैं, और जितने हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बड़े आराम से आपको ये याद भी हो जाएगी। ठीक, फिर भी बता दूं कि बाइनोमियल एक्सटेंशन में जो ये a होता है ना,
ए की पावर्स एक एक करके घटती हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, ए की पावर एन, फिर एन से 1 कम, एन से 2 कम, एन से 3 कम, और फिर 0 लास्ट में। बी की पावर बढ़ती है, बी की पावर 0 से स्टार्ट होगी, बी की पावर 0, फिर बी की पावर 1, फिर बी की पावर 2, फिर बी की पावर 3, फिर बी की पावर एन, इस तरीके से। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, पहले तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं कंसिडर, जो हमने आज तक अपनी लाइफ में याद किया हुआ था ना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमने अब तक केवल याद किया हुआ था। हमने इसको क्या याद किया हुआ था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमको याद है, पहले से याद है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर, मान लो जो मैंने अभी आपको लिखा भी था, तो 3ab की a में करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, 3ab की b में करेंगे तो 3ab स्क्वायर, और जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा a की, तो a की पावर 3 ले लो, फिर ले लो a स्क्वायर वाला टर्म, फिर ले लो a वाला टर्म, और साहब फिर ले लो b वाला टर्म। तो ये मेरे पास क्या बना? a प्लस बी का होल क्यूब, जो हमको आज तक याद है, जो हमको आज तक क्या है, याद है। क्लियर है? अब मान लो हम इसको भूल गए। अच्छा एक बात बताऊं, ये हमको आता है याद है, उसको जब कभी हमने प्रूव करा होगा 7th 8th में, तो मल्टीप्लाई करके प्रूव कर दिया होगा, a प्लस बी के a प्लस बी में कर दो, फिर से a प्लस बी में कर दो। आइए बायनोमियल से भी मैं इसको आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। अब आप भूल जाओ कि हमारे पास, हमको आता नहीं, फॉर्मूला भूल गए, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, हमने क्या लिखा? a प्लस बी का होल क्यूब, लगाते हैं बायनोमियल एक्सटेंशन, वो लिखा ऊपर आपके सामने। तो a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, n मतलब यहाँ पे 3 हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म आएगी nc0 इंटू ए की पावर n इंटू बी की पावर 0। देख बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? nc0 राइट है, 3c0, a की पावर n यानी a की पावर 3, b की पावर 0 0, बस ये पहले टर्म याद रखनी है। इसके बाद क्या आएगी? यहाँ पर 1 कर देना, 3c1, a की घटाओ पावर 1, b की बढ़ाओ, प्लस 3c2, a की पावर घटाओ, b की पावर बढ़ाओ। क्लियर है? प्लस 3c3, a की पावर घटाओ, b की बढ़ाओ, और बस रुक जाओ। कब रुकना है? जब NCN आ जाए। देखो NCN आ गया, a की पावर n शुरू करी, 0 पर रोक देना, b की 0 शुरू करी, n पर रोक देना, मतलब 3 पर रोक देना। क्लियर है? अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो उधर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, 3c0 यानी कि nc0 मतलब 1, a की पावर 3, b की पावर 0 मतलब 1, 3c1 मतलब देखो nc1 मतलब n यानी कि 3, a स्क्वायर b, प्लस 3c2, 3c2 को तो सोल्व करोगे ना, तो ध्यान से समझना, मैंने आपको कॉम्बिनेशन में समझाया था कि इसको पहले छोटा कर लो इस फॉर्मूले से, और क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3a पावर 1 तो a, b स्क्वायर तो b स्क्वायर, 3c3 मतलब 1, a की पावर 0 मतलब 1 इंटू बी क्यूब। तो ये क्या बना? फाइनली a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो ना ये आ गया क्या? बायनोमियल एक्सटेंशन करके भी ये आ गया क्या? तो मैंने आपको फील कराने की कोशिश करी है। वैसे तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब वही याद है ही पहले से, लेकिन जब हमको a प्लस बी की पावर 4 फाइंड करना होगा, बड़ा काम है। जब a प्लस बी की पावर 7 को करना होगा तो बहुत मुश्किल काम है, तब बायनोमियल थ्योरम यूजफुल होती है। ठीक, 2 पावर 3 पावर 4 पावर तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा ना आपको? इसको हम करके दिखाएंगे आपको, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बड़ी पावर के लिए भी, वहां पे इसको हम सोल्व करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या है, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको याद रखना है, और कैसे इसको यूज करेंगे, आपको ये बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। क्लियर है? तो इतनी बातों को नोट करना चाहो तो बिल्कुल करो, नोट करेंगे। बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में, बायनोमियल थ्योरम के कुछ ऑब्जर्वेशन। चलो जी, तो बायनोमियल थ्योरम के जो कुछ ऑब्जर्वेशन हैं वो वैसे डायरेक्ट लिखने के लिए कभी नहीं आएंगे, मगर वो आजकल असर्शन रीजन वगैरह वगैरह जो हो गया ना, उनमें आने लगे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, बायनोमियल थ्योरम में जो n है ना, ये बिलोंग किससे करेगा? नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू n। ये बात अंडरस्टूड है, नोट कर लो। मैं वहां से सिर्फ हटा रहा हूँ कि मेरे को वहां पे जगह चाहिए, मुझे वहां पे जगह चाहिए, तो याद रहेगा ना पूरे चैप्टर में। अच्छा हाँ, एक बात और, हम जो बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं बेटी, हम जो बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं a प्लस बी की पावर n, वहां पे हमारा n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, बायनोमियल थ्योरम एक और होती है सेकंड टाइप की, एक और बायनोमियल थ्योरम होती है, उसका भी जो देखने में जो फॉर्म है वो a प्लस बी की पावर n होता है, मगर वहां पता है n क्या होता है? एनी नंबर, एनी रियल नंबर, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब इसमें n हमारा नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, ठीक है ना,
तो भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, मगर ये वाला जो हमारे सिलेबस में ओनली a प्लस बी की पावर n कैसे वाला है, ओनली n बिलोंग्स टू फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए। क्लियर है? जब हम कंपटीशन वगैरह पढ़ते हैं, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम दो तरह के होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर भी दो होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए, एक होता है एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मतलब कोई भी रियल नंबर यहां पर हो सकता है। तो ध्यान रखना, हम जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं वो इंडेक्स कैसा चाहिए मेरे को, नेचुरल नंबर होगा हमारे हर क्वेश्चन में। हमारे हर क्वेश्चन में नेचुरल नंबर होगी, ये वाली जो एन होगी। दूसरे बाइनोमियल थ्योरम जो हम कभी पढ़ेंगे, भविष्य में मिलेंगे अगर हम आपसे कभी भी, तो उसमें ये एन कुछ भी हो सकता है, वो अलग है। ठीक, तो ये वाली हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, इस वाली बाइनोमियल थ्योरम का भी हम, आप ये मान चलो, जितनी बाइनोमियल थ्योरम इस दुनिया के अंदर है ना 100%, हम उसका केवल यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 20% ही पढ़ रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी की सिलेबस में ओनली टोटल बाइनोमियल थ्योरम का, इस वाले जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी केवल 20% ही पढ़ेंगे हम लोग। केवल एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं हम सिर्फ एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। जबकि बहुत काम करने के होते हैं, टर्म फाइंड करना, कोएफिशिएंट फाइंड करना, बहुत सारी चीजें होती हैं बाइनोमियल थ्योरम में, वो सब पढ़ेंगे हम कभी कंपटीशन के एग्जाम में। राइट, तो ध्यान रखना कि हम केवल जितना हमारे सिलेबस में है एज पर सीबीएसई, तो 20% ही उसको हम पढ़ेंगे, जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना टोटल का। बाकी 80% हम कभी पढ़ेंगे फ्यूचर में। राइट, तो सुनो, दो तीन बातें मैं आपको बता दी। एक बात और, हमारे इस बुक में भी मैं आपको बताऊं, हमारी बुक में भी कुछ बातें दी रखी हैं। कुछ कोफिशिएंट का ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उन्होंने एक पास्कल्स ट्रायंगल दिया हुआ है, पास्कल्स कोफिशिएंट्स दिए गए हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, इनको हम जिक्र नहीं करेंगे। समस्या क्या है, ये इसलिए बताएंगे क्योंकि वो हमारे सीबीएसई में आती ही नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में आती नहीं है। बुक में दे रखा है पास्कल ट्रायंगल वगैरह, मगर हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ अपने काम की बात करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? और ये वैसे भी सीबीएसई में अब आती भी नहीं है, पास्कल वगैरह आती भी नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। राइट, तो सम ऑब्जर्वेशन, अब सुनो, मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी लैंग्वेज में ना, समझाने की लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ऑब्जर्वेशन को। अगर आपको बिल्कुल किताबी लैंग्वेज चाहिए तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहला और 2 पेज पलटने बाद लिखा हुआ है इतने ऑब्जर्वेशंस। वहां से आप ऑब्जर्वेशन को बुक की लैंग्वेज में अगर चाहो देख सकते हो। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको समझाऊंगा, फील करा कर समझाऊंगा, मेरा काम समझाने का है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने लैंग्वेज में, आपको समझ आ जाएगा, फिर आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है मेरे पास, बहुत ध्यान समझेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इन ए प्लस बी की पावर एन, इन ए प्लस बी की पावर एन, इसका जो एक्सटेंशन हम लोग करते हैं, इसका जो एक्सपेंशन हम लोग करते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी होती है, n+1। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये वाला। कितने टर्म है, यहां से यहां तक टर्म कितने हैं, ये n+1 टर्म है, यानी कि जो भी पावर दी हुई है उसमें 1 बढ़ा दो खाली। जैसे कि ध्यान समझो, हम जब जिंदगी में a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या आता है बाबू, a² प्लस 2ab प्लस b² आता है कि नहीं आता। तो कितने टर्म आए, 1 2 3, तो कितने टर्म आए, 2+1 टर्म आए ना। टर्म कितने आए हैं, 2+1 यानी कि n+1। जब हम a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, तो 2 बार कर चुका मैं इसको आज, इसको 2 बार करके दिखा चुका हूं आपको। तो क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, यही आता है क्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स पावर 3 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3+1 चेक कर लो, 1 2 3 4। तो कभी अगर आपके पास जिंदगी में a प्लस बी की पावर 50 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 51। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि a प्लस बी की पावर n के लिए नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या रहेगा, n+1। ठीक, तो मैंने आपको लिखवा दिया, समझा दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे हमेशा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, इन a प्लस बी की होल पावर n में पावर्स ऑफ a, पावर्स ऑफ a, इन पावर्स ऑफ a कैसी होंगी, एक करके घटती हैं। पावर्स ऑफ a इन कितना, डिसेंडिंग, पावर्स ऑफ कैसी होती है हमेशा, डिसेंडिंग। एंड पावर्स ऑफ बी कैसी होंगी, असेंडिंग। पावर ऑफ बी कैसी होती है, असेंडिंग। क्लियर है, वो भी एक के अंतर पे, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब एक के डिफरेंस पे लिखा भी है बुक में कि ए की पावर एक एक करते हुए घटती हैं, और बी की पावर एक करके बढ़ती हैं। ठीक है, याद रहेगी क्या ये बात। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसके एक्सपेंशन में a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में जो a की पावर्स हैं
वो हमेशा 1 1 करके घटती रहेंगी। पहले n पावर होगी, फिर n-1 हो जाएगी, फिर n-2 हो जाएगी, फिर n-3, फिर 0। b की पावर बढ़ती है एक एक करके, b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2। ठीक। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n में इन ईच टर्म, जितनी भी टर्म है, इन ईच टर्म सम ऑफ, इन ईच टर्म सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b, a और b की पावर का सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इज n। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इज n। a और b की पावर का सम हमेशा n होता है। दोबारा समझो, a और b की पावर देखो ध्यान से, a की पावर और b की पावर का जो सम है n+0, n आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर। यहां देख के बताओ, a और b की जो पावर्स हैं उनका जो सम है n-1 और ये 1 को ऐड कर लो, हमेशा कितना आएगा? n-1 में 1 ऐड कर लो तो n आ गया। हाँ देखो, a और b की पावर का जो सम है, a और b की पावर, वो भी n आ गया। हमेशा हर टर्म में जाकर चेक कर लो, हर टर्म में चेक कर लो, हर टर्म में चेक कर लो, a और b की पावर का सम हमेशा n रहेगा। a और b की पावर का सम हमेशा n रहेगा। जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब में a और b की पावर का सम कितना है? यहाँ पर a की 3 है, b की 0 है, तो सम तो 3 हो गया ना। a और b की पावर का सम, ये 2 है, ये 1 है, तो सम तो 3 हो गया ना। a की पावर 1, b की पावर 2, तो सम तो 3 हो गया ना। b की 3, a की 0, तो सम तो 3 हो गया ना। तो समझ में आ गया कि a और b की पावर्स का जो सम है हमेशा n रहेगा हर टर्म के अंदर। जितनी टर्म आएंगी 1 से लेकर n+1 तक की, सब में a और b की पावर्स का सम हमेशा n रहता है। ये बात ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर है क्या ये बात? चलो जी अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मेरे पास कि जो हम लोग लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग? NC0, NC1, NC2 वगैरह आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के नाम से पुकारेंगे आज से। NC0, NC0 के बाद NC0, NC1, NC1, NC2, क्लियर है? NC2 और आर कॉल्ड बाइनोमियल। तो NC0, NC1, NC2, NC4, NCR तक जितने भी होंगे, इन सबको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से पुकारेंगे। तो इतनी बातों को सभी लोग बहुत जल्दी से नोट करेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं, फिर कुछ आगे समझेंगे। सभी लोग जल्दी से उतारेंगे इन सब चीजों को। चलो जी स्टूडेंट्स, अब हम इस बाइनोमियल थ्योरम को एक दूसरी फॉर्म में याद करेंगे। ये तो हमको याद हो गई, ये तो हमको याद रखनी है, ये तो हमको याद रखनी है, ये तो हमको याद रखनी है। ठीक है, लिखने भी आनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा वेरिएंट, एक दूसरे वेरिएशन में भी इसको हम लोग याद रखेंगे। तो कुछ समझते हैं एक चीज को, ठीक है? समझते हैं कुछ एक बात। मैंने कहा, आइए कंसिडर करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, एक बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन बात है। a प्लस बी की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन मैंने आपको क्या बताया अभी भैया? कि बताया मैंने NC0 a पावर n b पावर 0, तो लिखना ही है। प्लस अब क्या आएगा? NC1 a की पावर 1 कम कर दो, b की बढ़ा दो। NC2 a की पावर 1 कम कर दो, b की बढ़ा दो। प्लस NC3 a की पावर 1 कम कर दो, b की बढ़ा दो। चलते रहो। प्लस NCn a की बिल्कुल 0 कर दो, b की पूरी n कर दो। ये समझाया है ना? क्या 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 ये फर्स्ट टर्म है। अच्छा एक बात बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 लिखा है ना तो ये 2 टर्म है, सेकंड टर्म मतलब। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो थर्ड टर्म है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टर्म तो यही है ना, लिखा चाहे कुछ भी हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तभी तो वहां n+1 टर्म है। ये टर्म कैसी होती है? n+1 टर्म। ये कौन सी टर्म होती है? n+1 टर्म। क्लियर है? n+1 टर्म। अब सुनो मेरी बात, ये बात तो अलग हो गई। ये तो हमारे पास n+1 टर्म हो गई ना। फिर भी आपको टर्म पता होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म,
दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज n+1th टर्म। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, n+1th टर्म। एक तो आपको टर्म से याद रखनी है। चलो जी, हाँ तो मैं कुछ बता रहा था आपको, मैं बता रहा था, एक बार बताओ बहुत ध्यान से। वैसे तो हमारे सिलेबस में पहले जनरल टर्म का टॉपिक था, अगर वो होता तो मैं आपको और बेहतरीन समझा पाता, लेकिन फिलहाल वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं रहा जनरल टर्म वाला। मैं पूछ रहा हूँ जो ये लिखे हुए हैं ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये n+1 है। मान लो सपोज करो मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, मैंने लिख दिया इसको NCR a की पावर n-r b की पावर r। क्या लिख दिया ये सर जी, नहीं समझ में आया हमें तो बिल्कुल भी। ये क्या लिखा, मैं बताता हूँ, क्या लिखा हुआ है। ये मैंने ना ये टर्म है ना, देखो इन टर्म जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन टर्म जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसकी एक जनरलाइजेशन लिख दी, इन जनरल, उसको मैंने एक जनरल वे में लिख दिया। चेक कर लो भैया, इसकी जगह आप 0 भरो, ये आ जाएगा आर की जगह। अगर तुम आर की जगह 0 भर रहे हो, देखो ये आ जाएगा, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर की जगह 0 भरो, ये आ जाएगा। अब आर की जगह 1 भरो, 1 मिनट के लिए आर की वैल्यू 1 पुट करो, ये आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 पुट करो, ये आ जाएगा। आर की वैल्यू 3 पुट करो, वो वाला आ जाएगा। आर की वैल्यू n पुट करो, वो आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इन सभी टर्म्स के लिए, अरे जैसे करते थे ना 10th क्लास में, एपी में करते थे, जनरल टर्म निकालते थे एपी की, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही तो कर रहा हूं, ये भी निकाल दिया। तो इन सभी को ये फॉलो कर रहा है ना, ये चीज इन सभी को फॉलो कर रही है ना भैया। आर की वैल्यू रखते रहो, निकल चले जाएंगी, चाहे चेक कर लो आप। आर की वैल्यू 0 रख दो, आर की वैल्यू 1 रख दो, आर की वैल्यू 2 रख दो, आर की वैल्यू 3 रख दो, आर की वैल्यू n रख दो। आर की वैल्यू जो भी रखोगे उतने भी टर्म आपके पास निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब सुनो, मेरी बात, मैं समझाने क्या चाह रहा हूं बहुत देर से आप लोगों को, मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है ना सर्कल के अंदर, ये मैंने इस पूरे बाइनोमियल थ्योरम के एक जनरलाइजेशन में लिख दिया। अब होता यह है कि इसके बाहर आप इसके बाहर आप समेशन लगा दो। ये समझते हैं समेशन? कुछ बच्चों को नहीं पता होता, इसको पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं इसको हम? समेशन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? समेशन। और समेशन को लिखते हैं r इज इक्वल टू 0 से n। मैंने जो अभी आपको वैल्यू रख के दिखाई थी, वो क्या रखी थी? r की वैल्यू 0 रखी थी, r की वैल्यू 1 रखी थी, r की वैल्यू 2 रखी थी, r की वैल्यू 3 रखी थी, और कहां तक रखी थी? r की वैल्यू n तक। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? स्टैंडर्ड तरीका है इस चीज को शॉर्ट में लिखने का। समीशन, जो ये सिंबल मैंने बनाया है, इसको हम लोग सिग्मा बोल देते हैं, समेशन बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीशन बोलो, सिग्मा बोलो, इसका मतलब होता है सम कर देना, सम जोड़ देना, सम कर देना, ठीक? सम कर दो, जोड़ दो। मतलब क्या है, क्या मतलब बात का, कि इसमें आर की वैल्यू 0 भरो, क्या आएगा? ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। इसका मतलब पता क्या है? आर की वैल्यू 0 भरो, आर की वैल्यू 0 भरो, तो NC 0, ए की पावर n-0, बी की पावर 0। अब क्या कह रहा हूं मैं? आर की वैल्यू 0 टू n, आर की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है? आर की वैल्यू 0 टू n तक, ये वाली सारी आर की वैल्यू 0 से n तक रखनी है। अब 1 रखो, तो NC1, ए की पावर n-1, बी की पावर 1। अब 2 रखो, तो NC2, ए की पावर n-2, बी की पावर 2। और सम कर देना, इन सबको सम कर दो, इन सबको सम कर दो। अरे ये तो निकल के आ रहा है, देखो ये तो आ रहा है, चेक कर लो, ये तो आ गया। और कहां तक रखना है? n तक। कहां तक ले जाना है इस चीज को? रखते रखते n तक। कहां तक ले जाना है इस चीज को? करते करते n तक। कहां तक जाना है इसको लेकर के? n तक। अब समझ हो जाएगा। अब n रख दो, NCn, ए की पावर n-n, ध्यान सुनो, ए की पावर n-n और बी की पावर n, और n-n मतलब 0 हो गया। तो ये तो मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया ना, ये तो मेरे तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया ना। तो मतलब क्या हुआ, ये चीज जो लिखी हुई है, ये जो चीज ऊपर लिखी थी और जो ये लिखा हुआ था, दोनों बातें एक ही हैं। ये इसका लॉन्ग वेरिएंट है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये एक लिखने का तरीका है कि हम a प्लस बी के पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिखेंगे भी, आपको याद भी रखना पड़ेगा, इसको याद भी रखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, हालांकि प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो आपको याद रखना है ये बात और ये बात एक ही है। समझ में आ गया ना कि मैंने कैसे इसको ऑप्टिमल करके दिखाया,
इसको मैंने आपको ओबटेन कैसे करके दिखाया। ये बात इतनी वैल्यूएबल नहीं है फिर भी, जितना वैल्यू इसको याद रखना है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि a प्लस बी के पावर n की वैल्यू ये भी होगी कि समीशन r इज इक्वल टू 0 से n तक जाना है, और इसमें रखना है। ये कहां से आया, ये इन सबका एक जनरल सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म होगी। दोबारा दिखाता हूं करके, r की वैल्यू 0 रखो, ये लिखा, r की वैल्यू 1 रखो, ये आ गया, r की वैल्यू 2 रखो, ये आ गया, r की वैल्यू 3 रखो, ये आ गया, r की वैल्यू कहां तक रखो, n तक रखो, वो आ गया। सबको सम कर दो। तो ये बात और ये बात एक ही बात है। इस बात को सभी लोग नोट करेंगे तुरंत। चलो जी, अब देखते हैं नेगेटिव के लिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के लिए। क्लियर है कि नेगेटिव के लिए बाइनोमियल एक्सटेंशन कैसे होता है। चलो जी, इस बात को यहां से मैं रब कर रहा हूं, फिलहाल हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक, चलो, तो ये तो हुआ बाइनोमियल एक्सटेंशन। लेकिन कभी अगर नेगेटिव वाला केस आ जाता है बीच में, अगर कभी क्या हो गया, अगर कभी नेगेटिव वाला केस आ गया। अच्छा, ये ऊपर लिख के रहेगी बार बार, इसको जब तक चैप्टर चलेगा ना, बल्कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, जब तक चैप्टर चल रहा है ये तो यहाँ पर लिखा ही रहेगा, हर को उनको लिखे लिखनी है। आप भी अपने अगले 10-12 पेज पर लिख दो इस चीज को ऊपर। कंसिडर करते हैं फिर से एक बार और। अब हमने कंसिडर किया क्या, a माइनस बी की पावर n, कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में बीच में कभी जिंदगी में माइनस आ जाता है तो क्या होगा। बीच में अगर कभी माइनस आ जाता है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो हम इस माइनस को ऐसे कर सकते हैं क्या, हम करेंगे नहीं वैसे, मैं तो आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूं। माइनस वाले का भी एक्सटेंशन डायरेक्ट याद रखना है इस तरीके से, लेकिन वो आएगा कैसे वो प्रूव कर रहा हूं खाली इधर। ठीक, हमको प्रूफ समझना है। ठीक है, अप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि ए प्लस बी अब तो बन गया ना ये, अब तो मैं वो वाला एक्सपेंशन लगा सकता हूँ ना यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, करेंगे अगर हम इसको, एन सी जीरो, ए की पावर कितनी थी एन, माइनस बी की पावर कितनी थी 0, बिल्कुल वही ऊपर वाला है ना। एन सी वन, ए की पावर 1 कम करेंगे, और माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी इधर 1, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस 2, माइनस बी की पावर 1 बढ़ जाएगी प्लस 2, प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस 3, माइनस बी की पावर 3, प्लस एन सी एन, ए की पावर 0, माइनस बी की पावर एन। राइट, अब होगा ये कि एन सी जीरो, ए की पावर एन, और माइनस बी की पावर 0 को हम बी पर जरूर लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी। यहाँ पर नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव पावर है, सॉरी इवन पावर है, तो प्लस रहेगा एन सी टू, ए की पावर एन माइनस 2, बी की पावर 2। यहाँ पे ऑड पावर है तो बाहर आ जाएगा, एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस 3, बी की पावर 3। अब समस्या है तो लास्ट के टर्म की, समस्या क्या है, समस्या है तो मेरे पास लास्ट के टर्म की है, एन सी एन, ए की पावर 0। अब हमको क्या पता है कि जो ये वाला एन है ये ओड है या इवन है। यहाँ तक तो हमारे पास 0 1 2 3 हमको दिख रहा था कि ओड है या इवन है, 0 भी इवन ही होता है वैसे तो। ठीक है, बात हमको पता नहीं है कि वो ओड है या इवन है। तो अगर वो ओड है तो बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा मुझे, अगर वो इवन है तो बाहर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो इस समस्या के लिए हमने क्या करा, हमने थोड़ी देर के लिए माइनस को अवॉइड किया। हमने कहा भैया बी की पावर एन लिखो। अब कौन रह गया वहां पर, भाई माइनस बी की पावर एन का मतलब ये तो होता है ना, इसका मतलब ये तो होता है, समझ रहे हैं ना, माइनस बी की पावर 1 का। अरे भाई इस माइनस को ऐसा लिख लो ना, माइनस 1 इंटू बी, ऐसा लिख लो इसको। तो हमने माइनस बी की पावर एन को कैसे लिख दिया, माइनस 1 की पावर एन इंटू एन सी एन इंटू ए पावर 0 इंटू बी की पावर एन। अब क्या होगा, अगर लास्ट का टर्म में जो पावर है एन वो इवन हुई तो प्लस बन जाएगा अपने आप ही, अगर ओड हुई तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये वाली समस्या हमारी इस तरीके से क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास a माइनस बी की पावर n का जो एक्सटेंशन आया, ये बोर्ड पे आगे आया ना, a माइनस बी की पावर n का जो एक्सटेंशन आया वो कितना आ गया, ये वाला। a माइनस बी की पावर n के एक्सटेंशन में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो टर्म्स वही वाली ऊपर, जो टर्म यहाँ पहली है देखो वो वहीं पे है, सेकंड सेम है ऊपर देखो, थर्ड भी सेम है ऊपर देखो, फोर्थ सेम है, और एल प्लस वन टर्म
ट्रम सेम है, साइन में डिफरेंस आ सकता है साइन में। और पहला प्लस का आएगा, मेरा ध्यान रखना, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, फिर प्लस, और फिर या तो प्लस या माइनस अकॉर्डिंग एज इवन और ऑड। अगर ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव। ठीक, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे पास नेगेटिव के लिए भी बाइनोमियल थ्योरम बन के आ गई, जिसको भी आप तुरंत नोट करोगे। ठीक है, दो फॉर्मूले और देखेंगे, अब दो फॉर्मूले और देखते हैं बस। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगभग पूरा हो चुका है। इसका एक स्पेशल केस और देखते हैं, इस वाली बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस और देखेंगे, उसको भी हमको याद रखना है। स्पेशल केस, अगर हम इसी एक्सपेंशन में a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू x ले लें तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू x ले लें तो क्या होगा, देखेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x, होल पावर n, तो nc0 a की पावर 1, ठीक है, b की पावर और b की वैल्यू कितनी x, प्लस nc1 a की वैल्यू 1 और b मतलब x की पावर 1, प्लस nc2 a मतलब 1 और b की जगह कितना जाएगा x, प्लस nc3 1 की पावर n माइनस 3 और ये b की जगह पर x, प्लस ncn a की पावर 0 और x की पावर n। अब देखो क्या हुआ, हुआ ये कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc0। अच्छा, nc0 की वैल्यू, अच्छा एक मिनट रुको, पहले आप इसको nc0 ही रहने दो। nc0 देखो 1 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 की पावर तो 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू x की पावर 0, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, तो खाली ये रह गया। ऐसे ही nc1 और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x, क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी करना 1 ही आता है। फिर यहाँ पे nc2 ये कुछ भी हो जाए, खाली x स्क्वायर, प्लस अगला क्या हो जाएगा nc3 x क्यूब, प्लस उससे अगला क्या हो जाएगा भैया, उससे अगला क्या हो जाएगा भैया, उससे अगला हो जाएगा nCn x की पावर है। क्लियर है, तो ये आज से एक आपके पास एक और नया फॉर्मूला बन के आ गया। ये भी बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है एक स्पेशल केस में, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है, राइट, याद रखेंगे। एक बात और अब मैंने क्या किया थोड़ी देर के लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0 की वैल्यू क्या होती है, वो लिखा होगा 1 होती है। अगर मैं इसको 1 लिख दूं, अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो भी फॉर्मूला वैलिड है ना मेरे लिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा भी इसको इस तरह भी यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, और कई बार एमसीक्यू वगैरह में आपसे इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि वो nc0 को अगर 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है क्या, क्लियर इतनी बात, चलो जी, दोनों बातें हो गई। अब इसका भी देखते हैं समीशन वाली फॉर्म। इसको अगर मैं समीशन वाली फॉर्म में लिखूं, 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर मैं समीशन वाली फॉर्म में लिख कर दिखाना चाहूं तो बहुत ध्यान से सुनो, टर्म्स कहां से कहां तक बढ़ रही हैं, 0 से लेकर n तक, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 टू n। और ये लिखना कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको जनरल लिखो भाई। सुनो, ये nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3, ncn x की पावर n। तो इसका जनरल क्या होगा, इसका जनरल क्या होगा, जनरल ncr x की पावर r हो गया। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। अरे भाई ncn x की पावर n, तो ncr x की पावर r, r की वैल्यू 0 भरो, पहला आ जाएगा, r की वैल्यू 1 भरो, दूसरा आ जाएगा, r की वैल्यू 2 भरो, तीसरा आ जाएगा, r की वैल्यू 3 भरो, ये वाला आ जाएगा, r की वैल्यू n भरो, वो आ जाएगा, आ तो गया। ठीक है, नोट करेंगे। अच्छा, इसको देखते हैं नेगेटिव वाली फॉर्म में। अगर नेगेटिव वाली फॉर्म में आता है, मतलब अगर उस फॉर्मूले में सपोज करो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या हो जाए कभी माइनस एक्स, तो क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस एक्स। ठीक, तो क्या होगा nc0 माइनस वही एक के बाद एक nc1x प्लस, समझ में आ गया होगा ना डायरेक्ट। तो भाई जो ओड पावर है उनके बाहर माइनस, जो इवन पावर है उनके बाहर प्लस, nc2 माइनस n, दोबारा से लिखते हैं, प्लस nc1 के बाद आएगा प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स की पावर 3। समस्या आती है तो लास्ट के टर्म में, ठीक है, कि यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। तो हमने कहा ncn एक्स की पावर n तो आना ही आना है,
बाहर ले लेंगे -1 की पावर n। अब अगर n ऑड है तो माइनस आ जाएगा बाहर, और इवन है तो प्लस आ जाएगा अपने आप ही। इसे तो समझ सकते हो ना। तो ये हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम का पूरा ऑपरेशन करके दिखा दिया कि नेगेटिव टर्म में, पॉजिटिव वाली में, और स्पेशल वाली जो फॉर्म बताई थी एक, क्लियर है। समीकरण के रूप में बता दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन बता दिए, बस इतना ही हमारे सिलेबस में है। हमको इससे ज्यादा बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़नी। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा बाइनोमियल थ्योरम का हमको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक, तो इस वीडियो में तो इतने रखते हैं, हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें पहले बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी के, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, फिर करेंगे मिसलेनियस के, और सब में बाइनोमियल थ्योरम ही यूज होनी है। बस आपको इन सब बातों को एक जगह लिख लेना, नोट कर लेना, और ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको कॉम्बिनेशन का लिंक मिलेगा, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन कराया था। आपको एनसीआर सोल्व करना आना चाहिए, शॉर्ट तरीके से, लॉन्ग तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, हर तरह से एनसीआर को सोल्व करना आना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे हमको ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जो हमारे इस वाले फॉर्मूले में बहुत ईजी हो जाएंगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज जो भी है इसका एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।